सानेहा गुल प्लाज़ा के बाद जो रेस्क्यू का अमल था वो मुकम्मल हो चुका है कल, और बिल्डिंग को बंद कर दिया गया है उस इलाके को। तो कल से एक बार फिर बाज़ाब्ता तौर पर जो तरक्याती काम या शहर की खिदमत के लिए जो काम हम कर रहे हैं उसको एक बार फिर रिज्यूम कर लिया गया है। जो तहकीकात हैं गुल प्लाज़ा सानेहा की वो इस वक्त ऑन गोइंग है। FIR कट चुकी है। जो कमिश्नर साहब की सरबराही में इंक्वायरी टीम वज़ीर आला सिंध ने तश्कील दी थी वो भी बिल्कुल आखिरी मराहिल में है, और बताया ये जा रहा है कि शायद कल तक वो रिपोर्ट मुकम्मल कर ली जाएगी। इस हवाले से आज सिंध काबीना में इस इशू को रेज़ भी किया गया था, और इस हवाले से वज़ीर आला सिंध की सरबराही में एक काबीना की कमेटी भी तश्कील दी गई है ताकि जो फाइंडिंग्स आती हैं इस इंक्वायरी की उसको देखा जा सके और जो भी उसके अंदर ऐसे सवालात हों उनको एड्रेस किया जा सके। तो सानेहा गुल प्लाज़ा के जो मुतासिरीन हैं उनके साथ उनके मुश्किल वक्त में हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। जो अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं लोग, उनकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, और उन सब के घरों पर वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमा जो है वो ताज़ियत के लिए जा भी रहे हैं। और हुकूमत चाहती है, हम सब चाहते हैं कि सानेहा से सबक हासिल करते हुए हमें मुस्तक़बिल में या मुस्तक़बिल को इस तरह के सानेहात से बचाने के लिए जो मुश्किल फ़ैसले करने की ज़रूरत है वो फ़ैसले किए जाएं ताकि इस तरह का सानेहा ना हो। आज आप लोगों को यहाँ वाटर बोर्ड में मदऊ करने का बुनियादी मकसद कुछ फ़ैसले जो वाटर बोर्ड में हमारी इंतज़ामिया ने किए हैं उसकी तफसीलात के साथ आगाह करना, उसके जो फ़वाइद हैं उसके बारे में गुफ्तगू करना, और आपको बताना कि शहर के मामलात को बेहतर बनाने के लिए पानी के हवाले से हमारी इंतज़ामिया क्या कर रही है। आज सुबह मैंने हब रिज़र्वायर का विज़िट किया और मेरे साथ आप सहाफ़ी दोस्त भी मौजूद थे, और वहाँ जाने का बुनियादी मकसद हमारा 40 साल के बाद उस रिज़र्वायर को एक बार फिर तरजीह दी जा रही है, उस रिज़र्वायर को इस्तेमाल किया जा रहा है। उस रिज़र्वायर में जो कि 15 MGD जिसकी कैपेसिटी यानी कि 1.5 करोड़ गैलन डेली सेव करने की कैपेसिटी है, जिससे शहर का जो टेल एंड एरिया चाहे वो वेस्ट की साइड पर हो या किमाड़ी की साइड पर हो वो इलाका मुस्तफ़ीद होता है। उस रिज़र्वायर का हाल आज आपने देखा कि किसी ने उसको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, और शायद प्रायोरिटाइज़ करने की वजह ये थी कि हब को एज सोर्स पिछले कई सालों के अंदर इग्नोर किया गया, उसको इस्तेमाल नहीं किया। हालिया बारिशों के बाद जब हब डैम मुकम्मल तौर पर भर गया और बताया ये गया कि इस हब डैम में इतनी कैपेसिटी है कि शहर को 100 MGD के हिसाब से अगले 3 साल तक पानी प्रोवाइड कर सकता है, उसके बाद एक बार फिर हब को एज अ सोर्स हमने देखना शुरू किया, और उसका बुनियादी मकसद ये था कि किंझर के ऊपर डिपेंडेंस, सिर्फ किंझर के ऊपर इतने बड़े शहर के लिए मुश्किल है। तो इसलिए हमने हब कनाल के ज़रिए उस निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश की, जिसके अंदर 2 की फ़ैसले थे। पहला फ़ैसला ये था कि जो आपकी कनाल है वो पुरानी हो चुकी थी, वो टूट चुकी थी, वो तबाह हो चुकी थी, उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं थी कि वो पानी ला सके। तो हमने फ़ैसला ये किया कि हम एक नई कनाल को वहाँ पर तामीर करेंगे,
जो कि पूरा 100 MJD हब डैम से ला के हब पंपिंग स्टेशन और हब पंपिंग स्टेशन के ज़रिए फिल्ट्रेशन प्लांट के बाद रिजर्वॉयर के ज़रिए कराची वालों को मिल सके। और दूसरा टारगेट हमारा ये था कि जो पुरानी कनाल है उसको भी रिहैबिलिटेट करें ताकि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 200 MJD का हो जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी के चेयरमैन का, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, अपने वज़ीर आला का, कि उन्होंने 12.8 अरब रुपए हमको दिए और कहा कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कीजिए। हमने वादा किया हम 1 साल के अंदर कनाल की कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल करेंगे। जो नई कनाल है उसको हमने 8 माह में मुकम्मल किया और जो पुरानी कनाल है वो भी अब मुकम्मल हो चुकी है। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अब 200 MJD का बन गया है और अब हमने उसके पंप्स को इंपोर्ट किया हुआ है बाहर से, जो कि पंपिंग को अब यकीनी बनाएंगे ताकि उसका इम्पैक्ट शहरियों को मिल सके। जो दूसरा चैलेंज था वो वफाकी हुकूमत से रुजू करना था कि 100 MJD की जो हमारी एलोकेशन है उसमें इजाफ़ा किया जाए। कि ये जो 100 MJD हमें मिला था 1980 के ज़माने में मिला था। शहर बहुत बड़ा हो चुका है, पानी डैम में मौजूद है। उस डैम से 67 MJD बलूचिस्तान को मिलता है और 100 MJD कराची को मिलता है। तो चूँकि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं तो हम ने वापडा से रुजू किया और वापडा ने कहा कि जी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की इजाज़त के बाद ये पानी दिया जा सकता है। तो हमने वो उसका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अब पानी आना शुरू हुआ तो चैलेंज ये बना कि रिजर्वॉयर में कैपेसिटी का फुकदान है। क्यों? क्योंकि पिछले 40 साल में कभी किसी ने उस रिजर्वॉयर की डीसिल्टिंग करने का सोचा नहीं। और 40 साल में इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत चैम्पियन अल्लामा नेक शरीफ लोग पिछले 40 सालों में आए हैं। मैं तो अभी आया हूँ। मैं आज गया वहाँ पे, आप दोस्तों को लेकर गया, आपने देखा कि वहाँ पे क्या सिचुएशन थी। तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम रिजर्वॉयर की डीसिल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। डीसिल्टिंग का प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है। 7.5 MJD के 2 रिजर्वॉयर हैं हमारे पास। हमने उसको बाइफरकेट किया है, पहले 7.5 पे काम करें और फिर 7.5 पर करेंगे। तेज़ी से काम चल रहा है और मैंने ताकीद ये की है कि रमज़ान शरीफ की आमद से पहले इंशाल्लाह हम ये डीसिल्टिंग का काम मुकम्मल करें ताकि पूरा 15 MJD हमारे पास अवेलेबल हो, जिससे शहर के वेस्ट के इलाके में, किमाड़ी के इलाके में हम पानी पहुंचाने में बेहतरी आ सके। इसका फ़ायदा मंगोपीर की आवाम को होगा, इसका फ़ायदा मोमनाबाद की आवाम को होगा, इसका फ़ायदा औरंगी की आवाम को होगा, इसका फ़ायदा मोलडो मीरभर की आवाम को होगा, बल्दिया की आवाम को होगा, मौरीपुर टाउन की आवाम को होगा और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चंद इलाके हैं जहाँ पे इस इंटरवेंशन का फ़ायदा होगा। काम हमने स्टार्ट कर दिया और इंशाअल्लाह उसका इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा। दूसरी चीज़ जो हमने की वो हमारा LSR का जो पंपिंग स्टेशन है, जो COD से पानी लेकर आता है और फिर जमशेद की तरफ, खारादर, लियारी की तरफ पानी जाता है, ओल्ड सिटी एरिया की तरफ पानी जाता है, चनेसर की तरफ पानी जाता है। इसकी पंपिंग अगेन पुरानी हो चुकी थी। और पुरानी ये नहीं कि 4, 5, 6 साल, 8 साल पुरानी, दिहाइयों पुरानी, कि वहाँ पे आप पानी को पंप ही नहीं कर पाए थे, पानी होने के बावजूद, जो कि आप लोगों के घरों में पहुँचा सके। हमने फ़ैसला किया कि हम उस पंपिंग स्टेशन की बहाली का काम करेंगे। LSR का है और EI का है। दोनों पंपिंग स्टेशंस पर मोटरिंग, पंपिंग की कैपेसिटी को तब्दील करके नई मोटर्स लगा दी गई हैं। मैं भी वहाँ विज़िट करके आया हूँ। EI उसका एग्जैक्ट नाम है, CLI एक्चुअली। ये दोनों जो हैं DC ईस्ट के ऑफिस के पीछे हैं, सिविक सेंटर के पीछे वाले एरिया में। टंकी ग्राउंड मशहूर है वहाँ का, हम किसी ज़माने में वहाँ क्रिकेट खेलते थे, नूराबाद के सामने। तो वो कर दिया गया जिससे तकरीबन 4 से 4.5 MJD पानी का मज़ीद इजाफा होगा। और ये 4 से 4.5-5 MJD पानी जो है ये दोहराजी के इलाके में, जमशेद रोड के इलाके में, ओल्ड सिटी एरिया, खारादर का इलाका है, PIB कॉलोनी हो गया, वहाँ तक
इसका फ़ायदा होगा ताकि लोगों को पानी की तरसील बेहतर बना सकें। इसका मशीन को हमने ऑपरेशनलाइज कर दिया है, मशीन चल रही है। हम टेस्टिंग कर रहे हैं डिफरेंट इलाकों के अंदर अभी कि पानी कहाँ तक पहुँच रहा है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि गार्डन जू के पास पानी की लाइन फट गई। वो बुनियादी वजह ये है कि इतने अरसे बाद वहाँ पानी पहुँचा, तो लाइनों को टेस्ट कर रहे हैं हम ताकि ये तमाम चीज़ें मुकम्मल की जा सके। मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाअल्लाह लेटर दिस वीक या अगले हफ्ते में उन पंपिंग स्टेशन का भी हम इफ्तिताह कर देंगे ताकि आप दोस्तों के सामने दिखा सकें कि हमें क्या चीज़ मिली थी और आज हम उसको क्या करने जा रहे हैं। तीसरी चीज़, अफराद आते हैं चले जाते हैं, इदारे हमेशा कायम रहते हैं और ज़िम्मेदार क़यादत जो होती है वो कोशिश उसको ये करना चाहिए कि काम वो करे जिसका लंबे अरसे के लिए फ़वाइद आपकी आवाम को मिल सकें। बाज़ाब्तगियों के हवाले से, कानून शिकनी के हवाले से बल्दियाती इदारों के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात माजी में किए जाते थे। जाली भर्तियां हों, जाली टेंडर हों, जाली पेमेंट्स हों। तो मैंने ऑडिट्स एंड अकाउंट ग्रुप के कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स के जो हमारे साथी हैं उनकी मदद से जो सैप सिस्टम है इफ्मेस वाला, वो वफाकी हुकूमत की सतह पे और सूबाई हुकूमत की सतह पर तो आ गया था, लेकिन किसी पाकिस्तान के बल्दियाती इदारे में ये सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से मैं मुलाजिम केएमसी का भी हूँ, वाटर बोर्ड का भी हूँ, सॉलिड वेस्ट का भी हूँ। मैं मुलाजिम रेलवेज़ का भी हूँ, केएमसी का भी हूँ। मैं मुलाजिम साइट का भी हूँ, सेसी का भी हूँ, वाटर बोर्ड का भी हूँ। उस तरह की बेज़ाब्तगी होती थी, यानी कि जो आपका टैक्स का पैसा है वो इस तरीके से लोगों की जेबों में चले जाता था। और सोने पे सुहागा ये होता था कि ना सिर्फ उनको 60 साल की उम्र तक तनख्वाह की मद में आप पैसे देते थे, रिटायर होने के बाद उनको पेंशन भी हम देते थे, जिसका माली नुकसान करोड़ों में इस शहर कराची के इदारों को होता था। तो हमने, चूँकि हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, हम चाहते हैं कानून को मनोवन इम्प्लीमेंट किया जाए, बेज़ाब्तगी ना हो, हमने जब मौका मिला केएमसी में तो हमने कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स को रिक्वेस्ट की कि सैप सिस्टम आप केएमसी में मुतारिफ़ कराएं। और हमने पिछले साल केएमसी में मुतारिफ़ करा के उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। और ऐसे बहुत सारे लोग जो कि साइट में भी मुलाजिम थे और केएमसी में भी मुलाजिम थे, लेबर डिपार्टमेंट में भी मुलाजिम थे, केएमसी में भी मुलाजिम थे, उनको हमने पकड़ा, उनकी तनख्वाहों को बंद किया। इस वक्त केएमसी की तमाम तनख्वाहें वो सैप सिस्टम के थ्रू जाती हैं, कोई चेक इशू नहीं होता, उनको ऑटोमेटिकली अकाउंट में ट्रांसफ़र होती हैं, ताकि वो जो होता है ना कि चेक के ऊपर ही पेमेंट ली जाए, लोगों के साथ ज़्यादती वो ना हो। तो जब केएमसी में हमने ये काम कामयाबी से कर लिया तो दूसरा फ़ैसला हमने ये किया कि वाटर बोर्ड के अंदर भी यही सैप सिस्टम इम्प्लीमेंट करें, इफ्मेस का सिस्टम इम्प्लीमेंट करें, ताकि वो लोग जो कि केएमसी से भी तनख्वाह ले रहे हैं और वाटर बोर्ड से भी तनख्वाह ले रहे हैं, उस प्रोसेस को हम ख़त्म कर सकें। सर, इस वक्त 8,360 मुलाजिम हैं केएमसी के, सॉरी वाटर बोर्ड के, माफ़ कीजिएगा। और उन 8,360 मुलाजमीन में से 5,500 मुलाजमीन को हम सैप सिस्टम पर कन्वर्ट कर चुके हैं। जब सैप सिस्टम पर हमने इनको डाला तो 73 ऐसे मुलाजमीन निकले जो कि तनख्वाह सिर्फ वाटर बोर्ड से नहीं ले रहे थे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ले रहे थे। उनमें से 7 ऐसे मुलाजमीन हैं जो केएमसी से भी ले रहे थे। 73 टोटल अभी तक पकड़े हमने, और उन 73 में से 7 ऐसे हैं जो कि केएमसी से भी वो तनख्वाह ले रहे हैं, वाटर बोर्ड से भी तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन हैं शरीफ, नेक, ईमानदार। 8,954 पेंशनर हैं हमारे।
इसके अंदर भी लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है, जिनका हक है वो उनको नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि जाली काम बहुत सारे हुए। उन पेंशनर्स की भी हमने अभी जब ऑडिट स्टार्ट किया इस सैप सिस्टम के ज़रिए, चल रहा है, अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, 20 की निशानदेही हमने कर ली। यानी कि पहले 60 साल तक तनख्वाह लेते रहे, मरात लेते रहे, गाड़ी, पेट्रोल, फ्यूल, सब कुछ, और जब वो प्रोसेस मुकम्मल हो गया तो आज पेंशन भी ले रहे हैं। तो ये सैप सिस्टम मुतारिफ़ कराने का फ़ायदा ये है कि ट्रांसपेरेंसी आती है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट ख़त्म होती है और बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट होती है। और मैं अगले महीने वाटर बोर्ड का जो पेरोल है वो सैप सिस्टम पे और मैनुअल दोनों पे चलेगा, ताकि कोई इस तरह की मिसिंग ना हो जाए। और टारगेट ये है कि इंशाल्लाह मार्च की तनख्वाह वो डायरेक्ट सैप सिस्टम के ज़रिए सबको मिलेगी। 30 जून तक तमाम ठेके, तमाम टेंडर, तमाम चेक्स की पेमेंट, पेंशन की पेमेंट, वो हम सैप सिस्टम पर ले जाएंगे, ताकि चेक का निज़ाम ख़त्म हो जाए। ये जो होता है ना, चेक पर पेमेंट ले लिया, आप साफ़ी दोस्त मुझे बताते हैं ना कि सर ये फ़लाँ है, फ़लाँ है, अंडर टेबल काम हो रहा है, वो सब ख़त्म करना चाहते हैं हम। मैंने ठेका लिया, इंजीनियर ने बिल सबमिट करा है, मुझे किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, इंजीनियर ने सर्टिफाई किया है, काम हो गया, पेमेंट हो गई। काम नहीं होगा, पेमेंट नहीं होगी। जो जाली ठेके बनते ना, डुप्लीकेशन, कि वो काम मैं भी कर रहा हूँ, वो काम आप भी कर रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो ये अमल हमने केएमसी के बाद अब वाटर बोर्ड में भी स्टार्ट कर दिया है, और इंशाअल्लाह ये आइंदा आने वाले 3, 4, 5 माह के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेहतर होगी। गोल प्लाजा के हवाले से मैं सिर्फ एक बात वाटर बोर्ड के हवाले से करना चाहूँगा, क्योंकि ये बात की गई कुछ लोगों ने कि पानी वहाँ नहीं पहुँचा। 17,15,000 गैलन पानी है जो टैंकर्स के ज़रिए, इन हाइड्रेंट्स के ज़रिए, जिन हाइड्रेंट्स के ख़िलाफ़ रोज़ बात की जाती है, जिस वाटर बोर्ड के ख़िलाफ़ रोज़ बात की जाती है, उस वाटर बोर्ड ने 17,15,000 गैलन पानी गुल प्लाजा की आग बुझाने के लिए वहाँ पहुँचाया, और जिसको इस्तेमाल करके वो तमाम सिचुएशन को, नंबर बढ़ तो नहीं गया इतना है, 19,15,000 माफ़ कीजिएगा। और आपके पास सारी गाड़ियों की तफसीलात, डिटेल सब कुछ हैं, वो तमाम वो भी हम पब्लिक कर देंगे। तो गुजारिश मैं ये कर रहा हूँ कि जो निज़ाम हमने इनहेरिट किया है वो मुश्किलात से भरा हुआ है, परेशानियों से भरा हुआ है, लेकिन ज़िम्मेदार क़यादत जो होती है वो उन ज़िम्मेदारी और मुश्किल हालात में आगे बढ़ती है, उसको चैलेंज को फेस करती है और मामलात को हल करने की कोशिश करती है। निज़ाम आइडियल क़तई तौर पर नहीं हुआ, लेकिन निज़ाम जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। तरक्याती कामों के हवाले से इस साल कराची शहर में तकरीबन 46 अरब रुपए की सिर्फ सड़कों की मुरम्मत के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट बल्दिया उज़्मा कराची को करते हुए देखेंगे। आप पानी के मामलात को हल करने के लिए K4 ऑगमेंटेशन हो, गटर बागीचे का हमारा कराची इंडस्ट्रियल वाटर पार्क हो, या हमारे पंपिंग की कैपेसिटी को बेहतर बनाने के लिए, या एलिवेटेड जो लाइंस हम ला रहे हैं लियारी के टेल एंड एरिया के लिए और क्लिफ्टन साइड के टेल एंड एरिया के लिए, DHA के टेल एंड एरिया के लिए, उसके ऊपर भी इस साल आप काम होते हुए देखेंगे, ताकि ये जो टैंकर्स हैं जो कि टेल एंड एरिया की तरफ जाते हैं, इनका हम वंस एंड फॉर ऑल सफाया कर सकें। कमी बेशी हो उसको बिल्कुल आइडेंटिफाई करें, हम चीज़ों को बेहतर बनाएंगे, जो अच्छी चीज़ हो उसको सराहिए, ताकि हम अपने लोगों को मजबूत कर सकें और एट द एंड ऑफ द डे कराची वालों की खिदमत करने में कामयाब हो सके। बहुत शुक्रिया। मेयर साहब ये बताइएगा, आपके बड़ेपन, ज़र्फ, शराफत, तरबियत और एहतराम का कुछ अनासिर नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। आप शान गुल प्लाजा के वाक़े पे गए तो प्री प्लान कुछ लोग तैयार होके आए, सीने पे कैमरे लगा के, माइक लगा के आए और नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में पता चला कि वो जो है वो मुतासिरीन के लोग नहीं थे, वो आपके सियासी मुखालफिन थे। क्या ये सारे अमल जो है
कराची के बेटे मुर्ताब सिद्दीकी को जो तरक्की का अमल आपके दौर में चल रहा है, क्या ये सब आप इससे डर जाएंगे? क्या तरक्की का अमल रुक जाएगा? ये बताइएगा। और ये कब तक? माजी में हमने देखा है अगर बोल्टन मार्केट में आग लगे उस वक्त मेयर जाए तो किसी की जरूरत नहीं होती थी कोई करीब भी आए, और इसके अलावा हमने देखा है मेयर्स का कोई सख्त सवाल कर ले तो फौरी रिएक्शन आता था। तो ये आपकी ईमानदारी, ये आपकी जो मासूमियत है, बड़ापन है, ज़र्फ है, तरबियत है, इसका कब तक लोग जो है आपके सियासी मुखालिफ फायदा उठाएंगे? सर ताली तो बनती है। बार देखिए, मुतासिरीन और मुतासिबीन बड़ा छोटा सा डिफरेंस है। मुतासिरीन जो तकलीफ़ में है, मुश्किल में है, हम उनके साथ हैं, लेकिन मुतासिबीन का तो कोई इलाज नहीं किया जा सकता, और मैं मुतासिबीन को खुश करने की कोशिश भी नहीं करता। मैं आपको गुजारिश करूं, मेरी ज़ात के ऊपर लोग चूँकि इल्ज़ाम लगाते हैं, मैंने अभी तक कोई प्रॉपर मीडिया टॉक उस सानिया के बाद नहीं की। बस मैं गुल प्लाज़ा जाता था, वहाँ पे मीडिया के दोस्त जो बात कर लेते, मैंने अपना मौक़िफ़ अभी तक नहीं रखा। मैं जब ये वाक़या हुआ, मैं छुट्टी पर था और कराची शहर में नहीं था, मैं इस्लामाबाद में अपनी फ़ैमिली के साथ था। वाक़ये का मुझे पता चला रात को, जो मेरा अमला था मैं उसके साथ इन टच था, कमिश्नर कराची के साथ इन टच था, और मेरा अमला चाहे एमडी वाटर बोर्ड हो, चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो, हमारे हाइड्रेंट के इंचार्ज सिद्दीक तुनियो साहब हों, हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब का अफजल जैदी साहब हों, हमारा चीफ़ फायर ऑफिसर हो, सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज हो, सब के सब वहाँ ग्राउंड पर मौजूद थे और मैं उनके साथ इन टच था। मैं वहाँ से वापस आया, चूँकि मैं इस्लामाबाद से भी आगे था। जो पहली फ़्लाइट मुझे मिली उस दिन की, वो फ़्लाइट मैंने ली, और फ़्लाइट लेके मैं कराची शहर के एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, और लैंड होके मेरी फ़ैमिली घर गई, मैं सीधा गुल प्लाज़ा आया। और जब मैं आया तो मैंने किसी दफ्तर में बैठ के ब्रीफिंग नहीं ली, मैं अंदर गया, देखा मैंने हालात को। वहाँ पे लोग गुस्से में थे, गम में थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, वो तकलीफ़ में थे। जो तकलीफ़ में लोग थे उनसे मैंने गुफ्तगू की, लेकिन चंद लोग यस थे जिन्होंने नारेबाजी की। तो ये उनका ज़र्फ़ है, वो नारेबाजी कर ले। नारेबाजी करने से अगर मसाइल हल होते हैं, आग बुझ रही होती तो मेरे ख़्याल में बहुत पहले आग बुझ चुकी होती। लेकिन बदकिस्मती के साथ वो लोगों को, चूँकि सियासत इतना नोबल पेशा है, सियासत के ज़रिए जो कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था ना, इतना नोबल पेशे को भी हमने नेगेटिविटी में, तासुब की नज़र करते हुए खाम में तोहमतें एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। जब कोई शख्स तकलीफ़ में है, मुश्किल में, उसको गले लगाओ। मैं मिला लोगों से, वहाँ पर बहुत सारे जेन्युइन लोग थे, उनसे भी मिला। कुछ लोगों से मैं मिला जिन्होंने मुझे बहुत अनाप शनाप कहा, बाद में पता चला कि उनका कोई मुतासिरीन नहीं था। लेकिन हम जब फील्ड में निकलते हैं, हमें नहीं पता कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लोगों को गले लगाना हमारा काम है, लोगों की बात सुनना हमारा काम है। तो हम हद्दुल इम्कान वो कोशिश कर रहे हैं, और आज भी इस सानहे के बाद हम उनके साथ खड़े हैं, उनके घरों पर जा रहे हैं। लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गायब हो गए, चंद लोग हैं जो उनके घरों पर जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी तकलीफ़ में उनके साथ खड़े हैं। और वो जो मेहनत कश था, उसको सपोर्ट करने के लिए वो तमाम चीज़ें जो हुकूमत को करना चाहिए वो हुकूमत कर रही है। कोई वफाकी हुकूमत या कोई और सियासी जमात साथ नहीं दे रही, तो हम सब वो कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये कमिटमेंट है कि जो वज़ीर आला सिंध ने फ्लोर ऑफ दी सिंध असेंबली के ऊपर ऐलान किया है कि हम लोगों के साथ खड़े होंगे, वो इंशाल्लाह हम खड़े होंगे, और हम अपने काम से ये साबित करेंगे कि हम उनके साथ खड़े हैं। ये अमल दरामद क्यों नहीं किया गया? हमने देखा है कि ज़िला इंतज़ामिया ने भी बहुत सारी मीटिंग्स की, SPCA को पाबंद बनाया गया, लेकिन तकरीबन 2 साल तक कोई इस पर इक़दाम नहीं उठाया गया। इसमें नाअहली किसकी है? और अब मुखालफिन, आपके जो सियासी मुखालफिन हैं, वो इस वाक़े पे आपसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं एक मरतबा पे, तो क्या आप मुस्ताफ़ी होंगे? अगर मेरे इस्तीफ़ा देने से आग फ़ौरन बुझ जाएगी तो 100 बिस्मिल्लाह। ज़मीन किसी के दौर में अलॉट होती है, कंस्ट्रक्शन किसी के दौर में होती है, सारे मामलात जो वो आपके सामने हैं, लेकिन वो मुतालबा मुझसे कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा।
लेकिन मैं आपको एक आज फैक्ट देता हूँ और आपको बड़ी हैरत होगी। गुल प्लाजा का फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ और फायर सेफ्टी ऑडिट के बाद उनको मुतला किया गया कि आपकी ये खामियां हैं। अब हुकूमत जो है उसके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है। हुकूमत जब कार्रवाई करती है दुकानदारों के ख़िलाफ़ तो फिर हमें कहते हैं हम कराची दुश्मन है, ताजिरों के साथ ज़्यादती की जा रही है। और अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप और आपका टीवी चैनल सवाल पूछता है कि अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। मैं सिर्फ गुजारिश ये करूँगा और ये टीवी पे चलाइएगा कि लाहौर में रावी दरिया पे हाउसिंग सोसाइटी बारिश में तबाह हो जाती है सैलाब में, तो वो सानिया है, उसमें कोई साजिश, उसमें कोई ज़्यादती नहीं है। लेकिन कराची के अंदर कोई चीज़ होती है तो वो सानिया बन जाता है। मैं आपके चैनल की इंतज़ामिया से तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि दे शुड बी बैलेंस एंड न्यूट्रल, कि ये तो नहीं हो सकता कि अलीम ख़ान साहब की जो हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ वो हाउसिंग सोसाइटी दरिया रिवर बेड में बना दी जाए तो वो कानूनी है, और वहाँ पानी आ जाए, लोगों की करोड़ों अरबों की जायदाद तबाह हो जाए तो वो कहें यार ये तो सानिया भारत ने पानी छोड़ दिया था। लेकिन कराची में हो तो मुर्तज़ा वहाब, मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो जरदारी, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ ये दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा इम्प्रूवमेंट को तलाश करना चाहिए, तसी करनी चाहिए, लेकिन तसी जो है ना वो सेलेक्टिव ना हो, वो बेहतर तरीके से हो। और जिस दिन बेहतर तरीके से होगी बहुत सारे मामलात बेहतरी की तरफ इंशाअल्लाह चले जाएंगे। जी फरीद भाई। आपसे मुतालबा किया जा रहा है मुस्तफ़ी हो जाए, 11वीं तरमीम को वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है, कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा किया जा रहा है। तो इनकी कानूनी हैसियत क्या है और आप सियासी लोग क्यों लाशों पे सियासत करते हैं, क्यों एक जगह पेज पे नहीं आते? गलत है, मैं मुज़म्मत करता हूँ इस चीज़ की। ये नहीं करना चाहिए। इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होता। जो लोग तकलीफ़ में, जो परेशानी में हैं, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और वो हमसे ये नहीं सुनना चाहते फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया। वो तकलीफ़ में है, उनकी परेशानी। तो इस पे जो सियासत की जाती है अनफॉर्चुनेट है। और मेरे ख़्याल में हमें अपने किरदार से ये साबित करना होगा सियासी रहनुमाओं को कि हम ये चीज़ें नहीं करते। और मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करता, मैंने बताया ना अभी समा का मैंने एग्जांपल दिया, सॉरी अलीम ख़ान साहब का, मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं था दरिया रावी के ऊपर, रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मैंने नहीं किया। मैंने कहा क्यों? क्योंकि नेचुरली रावी का पानी मोदी ने छोड़ा है, वो अलीम ख़ान साहब ने थोड़ी छोड़ा। लेकिन कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अलीम ख़ान साहब का भी यही किरदार कराची के लिए होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जो दूसरी आपने बात की कार्रवाई की, देखिए उसकी जो तहकीकाती फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है जो कमिश्नर साहब कर रहे हैं जिसके ऊपर काम, वो ग़ालिबन कल तक फाइनलाइज हो जाएगी तो उसकी तफसीलात आ जाएंगी। दूसरी चीज़ है जो FIR काटी गई है, उस FIR में भी लोगों को नामज़द किया जाएगा। तो जिसकी क्रिमिनलिटी होगी, जिसने गलत काम किया होगा, उसको मेंशन किया जाएगा। और वो तमाम चीज़ों के लिए वज़ीर आला सिंध कह चुके हैं कि उनको करार वाक़ई इंशाअल्लाह सज़ा हुकूमत की जानिब से दी जाएगी। ये करके ये बताइएगा, शहर में इश्तियाल फैलाने के लिए सोशल इसका अच्छा एक मिनट, इसका जवाब मैं दूं आपको। आपको याद होगा रईसानी साहब ने एक बार कहा था आप पूछिए आप पूछिए आप पूछिए आप पूछिए, सबने पूछा, फिर कहते नो कमेंट चले गए। मैं खड़ा हूँ, बारी बारी कर लें, जिसका जो सवाल होगा जवाब दूंगा। शहर में जी इश्तियाल फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ जो है कैंपेन चलाई जा रही है, इश्तियाल दिलाया जा रहा है, तो इन लोगों के खिलाफ जो है कब कार्रवाई होगी? क्यों कोई भी कराची में बच्चा गटर में गिरता है,
आग लग जाती है कहीं पे, इसको सियासी रंग दिया जाता है और कुछ लोग सोशल मीडिया पर इतना सरगर्म हो जाते हैं कि पेड कैंपेन चलाते हैं इस पर। आज आई नहीं वो यार। इसमें थोड़ा ये कल जो सड़क पर इफ्तिदा हुआ था, उस सड़क पर बुरानी शाह साहब ने इफ्तिदा करने के बाद जब इफ्तिदा किया शहरी खुश हुए, लेकिन कुछ लोग जो है या अनासी समझ वो पहुंच गए, नुक्स निकालने में लगे हुए। अच्छा मैं बताऊं आपको, ये टुंचे पुंचे जितने भी हैं ना, ये जो इनको करना है कर ले। मैं मजबूत आसाब का हूँ, मैं इस शहर का हूँ, इस शहर में पैदा हुआ हूँ, इस शहर में मरना है, इस शहर की मट्टी में जाना है मुझे। तो इनकी बातों से मैं घबराने वाला नहीं हूँ। मेरा जो काम है, मेरी जो जिम्मेदारी है, वो हद्दुल इम्कान कोशिश करूँ। इनको लगता है कि मैं छोड़ के चले जाऊँ ताकि तमाम जो काम आज किए जा रहे हैं इनको रोक दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। ये मैं बता दूँ, ये मैंने बार बार कहा, मैं फिर कहता हूँ, गलती करूँ मुझे पकड़ लें आप, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि तुम्हारे करतूत हैं, खमियाजा आज मेरा शहर भुगत रहा है, मैं भुगत रहा हूँ। और भुगतते वक्त मैं ये नहीं कहता कि ये हो गया वो हो गया, फेस करते हैं उसको। तो खुदारा मैं समझता हूँ इन चीज़ों से बाहर निकले। बाकी जो नुक्स निकालने वाले हैं वो नुक्स निकाल रहे थे, निकाल रहे हैं और निकालते रहेंगे। जब तक कोरंगी कॉजवे का ब्रिज नहीं बना था तो वो कहते थे कि देखें 2025 आ गया है, बारिश होती है, हर साल बारिश होती है, लेकिन हुकूमत को एहसास नहीं होता कि इसका बंदोबस्त कर ले। तो बंदोबस्त करने के लिए ना वफाकी हुकूमत आई, ना कोई और सियासी जमात आई, ना कोई और आया। उसका बंदोबस्त करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे आए। हमने कोरंगी की आवाम से, इब्राहिम हैदरी की आवाम से, मैं इंडस हॉस्पिटल नहीं जाता इलाज कराने के लिए, मैं SIUT नहीं जाता इलाज कराने के लिए, मेरी फैक्ट्री नहीं है कोरंगी में, मैं जो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, दरसगाहें हैं, वहाँ मैं नहीं जाता, लेकिन कराची वाले जाते हैं। तो आज उनका मसला हल करने के लिए 6 अरब रुपए की लागत से जब ब्रिज बन गया, ब्रिज पब्लिक के लिए खोल दिया गया, तो उन तमाम लोगों ने आके, चंद जो ऐसे हैं, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। अब मसला हमारे यहाँ सोशल मीडिया का मेरे भाई ये है कि दुनिया भर में तो होता है ना, इंजीनियर बात करता है, वकील बात करता है, डॉक्टर बात करता है, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट बात करता है, इकोनॉमिक एक्सपर्ट बात करता है। पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ जिसका मुंह चल रहा है उसकी ज़बान चल रही है, और जिसकी ज़बान चल रही है वो हर चीज़ का एक्सपर्ट है। तो कहीं ना कहीं देखिए ना, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मुझे इंजीनियर ब्रीफ करते हैं। मैं फाइनेंस का आदमी नहीं हूँ, मुझे फाइनेंस वाले ब्रीफ करते हैं। कानून मैंने पढ़ा हुआ है तो कानून के ऊपर मैं खुद वो कर सकता हूँ। अब मैं कहूँ कि नहीं, सब कुछ ही मुझे पता है कि यार वो ब्रिज जो है ना थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, यार ये ब्रिज के ऊपर जो है ना वो देखें बार बार गड्ढे आ रहे हैं, वो भाई एक्सपेंशन जॉइंट है वो। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं नेगेटिव तासुर होता है और लोग घबराते हैं फिर। तो मेरा अपना मानना ये है कि पैसा खर्च हुआ है, आपका पैसा खर्च हुआ, एक ऐसी चीज़ है जिससे लाखों की तादाद में लोग डेली इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे। हमें पॉजिटिवली उसको देखना चाहिए और देखकर मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा मैं साजिद भाई कह लूँ, साजिद भाई आपका ये निजी दौरा था इस्लामाबाद, जी। लेकिन कुछ सियासी शख्सियात ये कह रही है कि आप वफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात के लिए गए थे और जो नैब इंक्वायरी के हवाले से कोई बातचीत आपने करनी थी। सेकेंडली आपसे ये सवाल था कि आप शहर की बहबूद के काम कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन जो मेन इस वक्त शहर का मसला है, हाई राइज इमारतें बन रही हैं और 35 मंजिला इमारतों के जो है वो यहाँ पर NOCs दी गई हैं, लेकिन आपके पास जो स्नार्कल्स हैं वो वहाँ पर 16 फ्लोर तक जा सकती है। सेकेंडली आप ये बताइएगा कि फायर ब्रिगेड के पास सिर्फ 60 गाड़ियाँ हैं और 1122 के पास सिर्फ 10 गाड़ियाँ हैं। तो इस तरीके से आइंदा खुदा न खास्ता इस तरह का वाक़या होता है तो उससे किस तरह निपटा जाएगा? पहली पर्सनल एक्सप्लेनेशन कि कहा ये जा रहा है लोगों की जाए, देखिए इल्ज़ाम लगाते वक्त बंदा कोई सोचता ही नहीं है कमेंट करते वक्त। मेरे ख्याल में वज़ीर दाखिला साहब से लास्ट मुलाकात, लास्ट गुफ्तगू या मैसेज गालिबन कोई महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पुरानी बात है। नंबर 2 कि मैं उनसे इसलिए मिलने गया था कि नैब की इंक्वायरी, तो वज़ीर दाखिला साहब तो नैब नहीं चलाते। मतलब आप ये इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि
वज़ीर दाखिला नैब चला रहे हैं, तो ऐसी बात दुरुस्त नहीं है। चेयरमैन नैब है, अगर मेरा नैब से कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा मैं नैब से बिल्कुल बात करूँगा। नैब ने इतने साल जब KMC ने काम नहीं किया तो कभी कोई सवाल नहीं आया। अब जब मैंने ऐलान किया कि 1 जनवरी को शायद कि 40 अरब रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं, तो उसके 2 या 3 रोज़ बाद एक नोटिस आ गया। नोटिस के जवाब में उन्होंने पिछले 5 साल की डिटेल्स मांगी, वो डिटेल्स उनको प्रोवाइड कर दी गई हैं। जो चीज़ें बाय द बुक बाय लॉ होनी चाहिए वो तमाम चीज़ें की गई हैं, और तमाम तफसीलात आज से गालिबन कोई 7-8 रोज़ कबल वो नैब को भिजवा दी गई हैं। कोई इंक्वायरी नहीं है, गालिबन कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज के ऊपर ये चीज़ है। तो मैं आपको बिल्कुल इत्मीनान के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ना मैंने DG नैब से मुलाकात की, ना मैंने चेयरमैन नैब से मुलाकात की, ना मैंने मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर से मुलाकात की। क्यों? क्योंकि मैं कभी कानूनी प्रोसेस के अंदर हिस्सा नहीं बनना चाहता। जो ड्यू प्रोसेस है इदारों का वो करें, किसी का हरासा ना किया जाए। जेन्युइन कोई चीज़ गलती नज़र आती है बिल्कुल उसकी निशानदेही करें, जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करेंगे। बाकी जो दूसरा आपने सवाल पूछा था वो क्या था? सर वो हाई राइज 35 मंजिला इमारत की NOCs जी, NOCs बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले से बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं और बहुत सारे मुतालबात आते हैं, उसके ऊपर हुकूमत इस वक्त काम कर रही है। हमारे पास जो स्नॉर्कल है वो 105 मीटर की है, जो कि गालिबन 22 या 23 फ्लोर्स को एड्रेस कर सकती है। मज़ीद फायर टेंडर्स को और स्नॉर्कल्स को परचेज़ करने की ज़रूरत है, और गालिबन कोई लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने 33 या 34 मज़ीद फायर टेंडर्स को प्रोक्योर करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। और कल वज़ीर आला सिंध ने ख़ुद ये बात कही है कि इस नए इदारे को जब हम बनाने जा रहे हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उसको तमाम वो इख्तियारात और वसाइल दिए जाएंगे ताकि इस तरह की कोई कमी फील्ड में फेस ना करनी पड़े। सोहेल भाई अगर ये करके आ जाऊँ। अच्छा मेयर साहब आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 चीज़ें की। एक तो हफीज़ अवैस का 40 साल का आपने कहा कि किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके साथ आपने ये नहीं बताया कि उन 40 सालों में सरकारी इदारे से वाटर कॉर्पोरेशन से उसकी सफाई या उसकी मरम्मत के लिए कितना खर्चा हुआ और किस किस दौर में हुआ। आपने कहा कि सियासत लाशों पर नहीं करनी चाहिए, मैं मजम्मत करता हूँ, लेकिन आपकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी मुखालफिन को जवाब दिया जाता है। मैं लाशों पे तो जवाब नहीं दे रहा ना, सियासत के ऊपर सियासत चले आपकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी मुखालफिन का हो, कोई भी चीज़ हो, जवाब दिया जाता है। आप खुद ही कहते हैं कि मैं अपने काम से काम रखता हूँ, किसी को जवाब नहीं देना चाहता। तो आप काम कर रहे, दुनिया देख रही है आपका काम। जैसे अली हफीज़ ने भी कहा कि आपकी कारकर्दगी पर लोग शायद सवाल ना उठा सकें, मुख्तलिफ चीज़ों पर तो उठता है, लेकिन इसके साथ साथ साजिद ने जैसा कहा कि गैर कानूनी इमारतें, हाई राइज इमारतें, एक इख्तियार आपके पास है SBCA के आपके कंट्रोल में ना होने के बावजूद, क्या वो इख्तियार आप इस्तेमाल करते हुए चले? माजी में जो कुछ हो गया, अभी आपके सामने ही बिल्कुल सामने ही बिल्डिंग ज़ेर तामीर है, आपकी KMC की ड्यूटी है, फायर सेफ्टी के हवाले से इंतजाम ना होने पर आप इसको सील कर सकते हैं, ये इख्तियार आपके पास है। गुल प्लाजा के बिल्कुल सामने एक और इमारत है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसका कंप्लीशन SBCA जारी कर चुकी है, फायर सेफ्टी ऑडिट उसका भी नहीं हुआ, कोई फायर सेफ्टी नहीं। ये इख्तियार तो आपके पास कम अज़ कम है, जब आने वाले सालायात को बचाने के लिए वो बतौर मेयर, बतौर चीफ फायर और जो फायर ब्रिगेड का आपके पास चीज़ है, इख्तियार है, उसके तहत इन इमारतों को आप कम अज़ कम सील कर सकते हैं। बहुत सारे एक साथ सवाल हो गया। आपने कहा लाशों पे सियासत को आपने कंडेम किया था, किया है और करूँगा। मैं समझता हूँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे सियासी मुखालफिन जस्ट बिकॉज उनको मेरी सियासी जमात पसंद नहीं है या उनको मैं पसंद नहीं हूँ, वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएं और ऐसे इल्ज़ाम लगाएं कि मैं कहीं अयाशी कर रहा हूँ बैठ के। मेरा दिल है भाई, हिस्स है मेरे अंदर, इस तरह के इल्ज़ाम लगाएं तो मैं जवाब ना दूँ। सिर्फ फारूक सत्तार साहब के बारे में एक चीज़ कही है वज़ीर आला सिंध ने फ्लोर पे, और वो भी पता है किसके? MQM के और जमात के बहकाने पर। वो क्या कही कि गुल प्लाजा की लीज़ फारूक सत्तार साहब के दौर में दी गई, और मैं कागज़ आपको दे सकता हूँ, हकीकत है ये। तो वो उस पर इतने हवास बाख्ता हो गए कि उन्होंने कितनी बातें करना शुरू कर दी। वज़ीर आला सिंध ने सिर्फ ये कहा जमात वालों को कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। 2003 में इसको रेगुलराइज़ किया है KBCA ने, जब मेज़नाइन से पार्किंग निकाल के
उसको ऊपर ले गए और मेज़नाइन पे दुकानें बना दी गई, सॉरी बेसमेंट पे, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो 2003 में रेगुलराइज़ किया गया जब नेमतुल्ला साहब वो थे। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी गालिबन हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को कि अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब और नेमतुल्ला साहब बहुत नेक शरीफ आदमी थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना बेबुनियाद है। कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे कतई तौर पर। ये थोड़ी कहा फारूक सत्तार ने कि ये सोच के लीज़ दी गई थी कि यहाँ पे आग लगेगी और सानिया होगा, या नेमतुल्ला साहब के दौर में रेगुलराइज इसलिए हुई थी कि यहाँ सानिया होगा, कभी ये नहीं कहा। लेकिन लोगों को फैक्ट्स बताना ज़रूरी है। तो अगर आप राशिद ये कहते हो कि लोग धड़ाधड़ इल्ज़ाम लगाते रहें और इल्ज़ाम के जवाब में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी कन्वे ना करूं, तो मैं समझता हूं तहम्मुल बर्दाश्त तो बहुत है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं ज़्यादती कर दूँगा। हमसे भी हमारे घर वाले पूछते हैं यार तुम्हारे बारे में ये इल्ज़ाम लग गया, वो इल्ज़ाम लग गया, तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है? तो अपना मौक़िफ़ दूँगा, लेकिन एहतराम के साथ दूँगा, तमीज़ के साथ दूँगा, कायदे के साथ दूँगा, और लूज़ टॉक नहीं करूँगा। शवाहिद पर देख कर अगर मैं कहता हूँ फारूक सत्तार साहब के दौर में लीज़ हुई तो कागज़ देख के कहता हूँ। मैं आज आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ कि ये जो लीज़ थी 8 जुलाई 1983 को ख़त्म हो गई और उसका रिन्यूअल हुआ है 1991 में। 8 साल तक वो बिल्डिंग तामीर कैसे हो रही थी? जब आप मालिक ही नहीं हो, आज इस जगह पे आप कोई भी दोस्त आके इस जगह पे बिल्डिंग तामीर कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपकी मिल्कियत नहीं है ये। उस जगह पर उस वक्त हम लोग नहीं हैं, मैं नहीं हूँ। 1983 में जुलाई में जब ये लीज़ एक्सपायर हुई, मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरी पैदाइश है दिसंबर 83 की। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 8 जुलाई 1983 की। लीज़ एक्सपायर हो गई, कागज़ दूंगा आपको मैं। एक मिनट, जब लीज़ एक्सपायर हो गई और 91 में रिन्यू हुई तो 8 साल तक वो बिल्डिंग कैसे बनी? तो 83 से 87 तक अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब मेयर थे ना, 87 से 91 तक फारूक सत्तार साहब मेयर थे। तो हम ये भी नहीं कह सकते हमारे ऊपर तोहमतें लगा दो, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दो, हम ये ना कह सकें। तो ये गुजारिश है मेरी। बाकी हमेशा ये याद रखिएगा, इज़्ज़त एहतराम के साथ आगे बढ़ेंगे। जो दीन कहता है, जो समाज कहता है, उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। बिल्डिंग के सील जो है ना, वो काम करना सिविल डिफेंस का है जी। ये मुझसे ज़ात से रिलेटेड है तो मैं इनका जवाब देना चाहूँगा जी सर। सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी हुकूमत की तरफ से भी नहीं है, बाहर से भी नहीं है, सिर्फ एक दूसरे पे इल्ज़ाम लग रहे हैं। आप हम मानते हैं आप छुट्टी पे थे, लेकिन आग आपको बुझानी नहीं थी, आग उदारों को बुझानी थी जो आग बुझाने वाली। तो बीच शहर में एक आग लगी एक बिल्डिंग में, देखते देखते पूरी बिल्डिंग जल जाती है। इदारे भी आग बुझाने वाले जल्दी पहुँचते हैं, लेकिन आग बुझा कोई नहीं सका, लोग मर गए। तो वो किस पे आएगा? वो देखिए, ये तो तहकीकात हो रही है ना, लेकिन आपने अपने सवाल में ख़ुद कह दिया कि आग बुझाने वाले पहुंच गए थे। अब देखें ना, इंसान जो कर सकता है इंसान वो करता है। वो मुझे इतना दुख होता है, शहीद कौन हुआ? फायर वर्कर हुआ ना, फायर सेफ्टी वाला फुरकान हमारा हुआ, अल्लाह बख्शे उसको। तो अगर वो नहीं पहुंचे होते, वो काम नहीं कर रहे होते, तो शायद वो चीज़ ये फेस नहीं करता। तो आप सोचें कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जान को जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, जब उनके बारे में इस तरह की बात की जाती है कि वो पहुँचे नहीं, वो काम नहीं कर रहे, उनके हौसले बुलंद होंगे और हौसले ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं चाहता ये हूँ, जिस तरह मैं चाहता ये हूँ, मीडिया जो है ना एक पावर है, हमें उस पावर को इस तरह एक्सरसाइज करना चाहिए कि लोगों को हम गाइड कर सकें जी। पता बहुत सारे हो गए, ख़त्म करने अभी अगली बार कर लेंगे, अगली बार तफसीली ब्रीफिंग में। चलो।